नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जनन स्वास्थ्य। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अध्याय 4 की पहली हेडिंग आपको पढ़ा दिया गया था। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियों के बारे में आपको जो है पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है पहली हेडिंग। आज आपको इस अध्याय 4 का दूसरा हेडिंग शुरू करेंगे, जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण के बारे में। तो जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण के बारे में इसको जो है आपको बताया जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, और कैसे उसको सुरक्षित किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। इसके बाद लास्ट में आपको हमने बताया था कि यौन संबंधित मामले के बारे में, यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, ठीक है, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव, बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है, यौन संचालित रोगों का सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो भी यौन संबंधित मामले हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता आ चुकी है, बेहतर जागरूकता आ चुकी है, जिसकी सहायता से जो है अधिक संख्या में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रसव के दौरान, ठीक है, प्रसव होने से पहले उनको सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्रसव होने के बाद भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं। माता और बच्चों की देखभाल की जाती है, जिससे माता और बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है, और लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या जो है बढ़ चुकी हैं, ठीक है, और यौन संचालित जो रोग हैं उनके भी जांच के नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है चिकित्सा सुविधाएं जो है बेहतर हो चुकी हैं, जिसके कारण समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य मिल रहा है, बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर उनका संकेत देते हैं। अब आपको पढ़ना है इन बेहतर स्वास्थ्य के कारण जो है मृत्यु दर जो है काफ़ी घट चुकी है, जिसके कारण जो है जनसंख्या क्या हो रही है, काफ़ी बढ़ रही है। तो आज के टॉपिक में जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानना है, और फिर इस जनसंख्या को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, जन्म का नियंत्रण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखें, पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि पिछली शताब्दी में, पिछले, ठीक है, वर्षों में जो है हर क्षेत्र में विकास हुआ है, जिससे लोगों के रहने सहने का, स्वास्थ्य सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बेहतर जीवन दशाओं, जो जीने का तरीका है वह बेहतरीन हो चुका है, बेहतर हो चुका है, और उसके साथ जो है सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके कारण जो है मृत्यु दर कम हो गई है, जनसंख्या और जन्म दर बढ़ गई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में क्या हुआ है, विस्फोटक प्रभाव हुआ है। पहले देखें, तुलना करें, सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी। सन 1900 में पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी वह 2 अरब थी, 2000 मिलियन थी, ठीक है, जो कि सन 2000 ईस्वी में तेज़ी से बढ़कर 6 अरब हो गई, 6000 मिलियन हो गई। तो आप देख रहे हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, बेहतर जीवन शैली के कारण 1900 में जो जनसंख्या पूरे विश्व की 2 अरब थी वह 2000 में बढ़कर 6 अरब हो गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई, ठीक है। भारत में देखें, हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी, 35 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी देश आज़ादी के समय। लेकिन वह जो है सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से
1 अरब 1000 मिलियन के ऊपर पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के समय जो जनसंख्या 35 करोड़ थी वह 2000 ईस्वी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 1 अरब तक पहुंच गई। लगभग 1 अरब अर्थात 1000 मिलियन ऊपर पहुंच गई है। और आज जो है 2020 जो है चल रहा है, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी जनगणना होने वाला है तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। 2000 में जनसंख्या भारत की लगभग कितनी हो चुकी थी? 1 अरब हो चुकी थी, 1000 मिलियन से ऊपर पहुंच गई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर दुनिया में हर छठा आदमी क्या होगा? भारतीय होगा। इस सबका कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है। तो इसका जो संभवतः कारण बताया गया वह मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, जो मरने की संख्या थी वह बहुत घट चुकी है, तीव्र गिरावट हो चुकी है। माता मृत्यु दर और शिशु के मृत्यु दर, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह भी घट चुका है। इसके साथ साथ जो है जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जो जनन आयु है जिसमें लोगों की जनन प्रक्रिया शुरू होती है, उस उम्र के लोगों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आगे देखें ध्यान से। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की है, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम परिवार नियोजन, परिवार कल्याण चलाए गए थे, उससे जो है जनसंख्या में कमी हुई है, लेकिन यह कमी क्या है? बहुत कम कमी हुई है, नाम मात्र की हुई है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7% अर्थात प्रति 1000 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। तो आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही थी, तो 2001 में जो गणना हुआ था, जनगणना, उसमें बताया गया था कि प्रति 1000 व्यक्ति में 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ष जो है बढ़ रहे हैं, अर्थात जनसंख्या जो वृद्धि दर है वह 1.7% है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस वृद्धि के दर से 33 वर्षों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। अगर 1.7% जनसंख्या दर से वृद्धि हो तो 33 वर्ष के दौरान जो है हमारे देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जनसंख्या डबल हो जाएगा। इस रफ्तार से अगर वृद्धि होगी 1.7% से, तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, अन्न आवास और कपड़े जो है, इनकी क्या होगी? कमी हो सकती है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास और कपड़े आदि की कमी हो सकती है। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। ठीक है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह से भी जनसंख्या अगर बढ़ेगी, ठीक है, 33 वर्षों में भी अगर दोगुनी होगी, तो लोगों के सामने यह मूलभूत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अन्न, आवास और कपड़ों के लिए। इसलिए जो है सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर को क्या किया जाए? काबू में किया जाए, और उसके लिए जो है गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण उपाय यह था कि छोटे परिवार के लिए, छोटे परिवार को प्रेरित किया जाए, लोगों को बताया जाए छोटे परिवार के बारे में, और इसको करने के लिए गर्भ निरोधक उपायों के बारे में भी उनको जानकारी दिया जाए और उनको प्रेरित किया जाए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि परिवार छोटा हो और लोग जो है गर्भ निरोधक का उपयोग करके अपने परिवार को छोटा कर सकें।
ठीक है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रचार किया गया। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे। तो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट की तरफ से जो है यह प्रचार कराया जाता है, पोस्टर और पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें एक खुशहाल जोड़े पति पत्नी के साथ 2 बच्चों का परिवार दिखाया जाता है, हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पर्चों पे, पोस्टर्स पे, विज्ञापन में दिखाया जाता है जोड़े जो हैं खुशहाल हैं, पति पत्नी खुशहाल हैं और उनके 2 बच्चे हैं, अर्थात जो नारा दिया गया वह था हम दो हमारे दो को प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने विशेष रूप से जो शहर में हैं, कामकाजी युवा दंपति हैं, उन्होंने हम दो हमारे एक का नारा अपनाया हुआ है। ठीक है। उन्होंने हम दो हमारे एक का नारा अपनाया हुआ है। ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो है नारों के द्वारा जो है जनसंख्या पर कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा भी और सारे उपाय हैं। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। तो आप देख रहे हैं कि जो विवाह के लिए जो पहले कम आयु थी उसको गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाकर जो है अब जो है स्त्री के लिए 18 वर्ष कर दी गई है और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जनसंख्या कम हो तो लघु परिवार, छोटा परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। हम दो हमारे एक के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश किया जाता है। आगे देखें ध्यान से। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रचार के साथ साथ जो है उन उपायों को भी बताया जाता है जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक का पालन किया जाता है। तो इसके लिए जो है गर्भ निरोधक उपायों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से देखें। एक आदर्श गर्भ निरोधक जो गर्भ को कंट्रोल करता है, गर्भ को रोक देता है, बच्चे पैदा होने नहीं देता है। ठीक है। कौन कौन है देखें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई साइड इफेक्ट, आनुषंगिक प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो भी तो बहुत कम हो। तो आप देख रहे हो कि एक आदर्श गर्भ निरोधक जो है वो कैसा होना चाहिए। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक जो है वो जो यूज कर रहा है उसके हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, अर्थात वह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वह प्रभावी होना चाहिए और उसका साइड इफ़ेक्ट जो है, दुष्प्रभाव जो है वह नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ ही यह उपयोगकर्ता की काम इच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। इसके अलावा जो भी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए वह जो उपयोग कर रहा है उसके कामेच्छा, प्रेरणा और मैथुन में वह बाधक नहीं बनना चाहिए। ठीक है। आजकल व्यापक परिधि में गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं। ठीक है। तो आजकल जो है व्यापक परिधि में गर्भ निरोधक साधन जो हैं वह आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो भी गर्भ निरोधक साधन हैं उनको मोटे तौर पर किस रूप में बांट सकते हैं। जैसे देखें आप, प्राकृतिक और परंपरागत गर्भ निरोधन, रोध बैरियर के रूप में गर्भ निरोधन, आयोडीज कॉपर डी के रूप में मुंह से लेने वाली योग्य गर्भ निरोधक, टीका के रूप में गर्भ निरोधक, अंतरोप तथा शल्य क्रियात्मक विधियाँ। तो मोटे तौर पर आप देख रहे हैं कि जो गर्भ निरोधन के तरीके हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्राकृतिक और परंपरागत रूप, ठीक है, रोध बैरियर के रूप में, आयोडीज कॉपर टी के रूप में, मुंह से लेने वाले योग्य गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, टीका के रूप में या अंतरोप और शल्य क्रियात्मक विधियों के बारे में। ठीक है। यह सब गर्भ निरोधक के तरीके हैं। अब इनको एक एक के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। तो आइए पहला तरीका देखते हैं, प्राकृतिक विधियाँ या परंपरागत विधियाँ। तो ध्यान दीजिए प्राकृतिक विधि के बारे में। प्राकृतिक विधियाँ, ये विधियाँ अंडाणु, ओवम तथा शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो प्राकृतिक विधि है
यह विधि जो है अंडाणु शुक्राणु को आपस में मिलने से रोकने, अंडाणु और शुक्राणु जो है वो आपस में मिलने न पाए, इसी सिद्धांत पर यह विधि काम करती है। ये विधियाँ अंडाणु अर्थात ओवम एवं शुक्राणु के संगम, ठीक है, मिलने को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, ठीक है। इनमें से एक उपाय है आवधिक संयम, एक निश्चित समय तक संयम रखना। आवधिक संयम है जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। तो आवधिक संयम तरीके में आप देख रहे हैं कि जो दंपति है वह महामारी चक्र एमसी पीरियड के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में वह मैथुन नहीं करते हैं, मैथुन से बचते हैं, जिससे जो है अंडाणु और शुक्राणु जो है आपस में मिलने नहीं पाते हैं। तो यह एक तरीका है जो प्राकृतिक तरीका है आवधिक संयम, जिसमें एक दंपति जो है माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की आपेक्षिक अवधि मानते हैं। तो यह जो 10वें 17वें दिन जो एमसी पीरियड का है, यह जो है कौन सा पीरियड है, अंडोत्सर्जन का अपेक्षित अवधि है। अंडे इसमें उत्सर्जन होते हैं, इस पीरियड में जो है दंपति जो है बचते हैं और जो है अंडा जो है निषेचित नहीं होने पाता है। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि महामारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच जो है वह निषेचन के लिए, गर्भधारण के लिए बहुत अधिक उपयुक्त टाइम होता है, ठीक है। तो अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य या अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है, ठीक है। तो यह एक तरीका आपने देखा आवधिक संयम। अब अगला इसी में देखें बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन क्या होता है। तो इसमें देखें बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन के ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो दूसरा प्राकृतिक तरीका है वह है आपका बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो पुरुष साथी होता है वह संभोग के दौरान जब वीर्य निकलने वाला होता है उसी समय योनि से अपने लिंग को बाहर निकाल लेता है, ठीक है, और वीर्य सेचन होने से बच सकता है। तो यह एक तरीका है प्राकृतिक तरीका। अब देखें तीसरा तरीका है आपका स्तनपान अनार्तव, ठीक है। स्तनपान अनार्तव में लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री एवं पुरुष को भरपूर स्तनपान कराने, स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं जो तीसरा प्राकृतिक तरीका है स्तनपान, ठीक है, अनार्तव लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि। इस विधि में क्या होता है, प्रसव के बाद जो है स्त्री अपने शिशु को भरपूर मात्रा में दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, जिसके कारण जो है अंडोत्सर्ग जो अंडे निकलते हैं वह नहीं निकल पाते हैं और आर्तव चक्र एमसी साइकिल जो है वह नहीं शुरू हो पाती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रसव के बाद जब स्त्री जो है शिशु को भरपूर स्तनपान कराएगी तो उस दौरान जो है एमसी साइकिल नहीं शुरू हो पाएगी, महामारी नहीं शुरू हो पाएगी, अंडे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, और उस दौरान जो है निषेचन होने की संभावना कम रहती है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, ठीक है, पूर्णतः स्तनपान केवल कराना है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है, ठीक है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। तो इस दौरान आप देख रहे हैं कि गर्भधारण के अवसर क्या हैं, लगभग 0 हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। तो यह जो आप तीसरा तरीका देख रहे हैं आप, यह बच्चे के जन्म के 6 माह तक ही यह कारगर मानी गई है। तो यह आपने प्राकृतिक तरीका देखा, 3 तरीका, ठीक है। चूँकि उपयुक्त विधियों में
किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है। तो यह जो तीनों तरीके आपने देखा, इसमें किसी भी दवा का, किसी भी साधन का उपयोग नहीं हो रहा है, अतः इसके साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि इसके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है। ठीक है, इसके जो असफलता की दर है वह भी क्या है, काफ़ी अधिक है। अब जो है अगला तरीका हम देखते हैं रोध या बैरियर के बारे में। रोध या बैरियर टेक्निक जो है क्या होती है? रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधन साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। तो रोध या बैरियर विधि में आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है कुछ साधनों का उपयोग करते हैं, उस साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। तो आप देख रहे हैं जो बैरियर रोधन विधि है, इसमें अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है भौतिक रूप से, और यह उपाय जो है पुरुष और स्त्री दोनों उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है उसको कंडोम या निरोध कहते हैं, जिसका फिगर आप देखें, 2 फिगर बना हुआ है बुक में। ठीक है, पुरुष के लिए कंडोम का फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, और यह जो बी है वह स्त्री के कंडोम है। यह 2 तरह के जो है मार्केट में कंडोम अवेलेबल होते हैं। यह फिर पुरुष जो है इसका यूज कर सकता है और यह इसका स्त्री यूज करती है। यह निरोध जो है शुक्राणु को रोक देता है इसमें। ठीक है, पुरुष के कंडोम में शुक्राणु जो है स्खलित होने के बाद इसी के अंदर रह जाता है। ठीक है, वह अंदर नहीं जाने पाता है। और इसमें भी आप देख रहे हैं यह स्त्री यूज करती है, इसमें भी शुक्राणु जो है इसी के अंदर रुक जाता है और अंदर जाने नहीं पाता है। यह जो है पुरुष अपने शिश्न पर लगाता है और यह जो है स्त्री जो है अपने वेजाइना के अंदर इसको डालती है और यह सिरा जो है बाहर रहता है। तो ध्यान दें, तो रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। कंडोम, निरोध आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यह जो कंडोम्स हैं वह रबर या लैटेक्स से बने होते हैं, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री के योनि और गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो कंडोम्स हैं वो रबर या लैटेक्स के बने होते हैं और संभोग से पहले स्त्री के लिंग, पुरुष के लिंग पर या फिर स्त्री के योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा पर इसको लगा दिया जाता है। संभोग से पहले इसको ढक दिया जाता है ताकि जो है स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सकें। जो शुक्राणु निकल रहे हैं वो स्त्री के जनन मार्ग में न जा सकें, इन्हीं कंडोम्स में रुके रह जाएं, इसलिए इसका यूज करते हैं। यह गर्भाधान को बचा सकता है। ठीक है, यह गर्भाधान को क्या करेगा, बचा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड का नाम निरोध है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, हाल ही के वर्षों में देखें ध्यान से, हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाल के ही वर्षों में बहुत लोग जो है इसका यूज कर रहे हैं कंडोम्स का। क्योंकि इससे जो है गर्भधारण से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा जो यौन संचारित रोग हैं, एड्स है, इनसे भी बचा जा सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं, इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष दोनों के कंडोम क्या होते हैं, यूज के बाद फेंकने वाले होते हैं और इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है, और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। इसे स्वयं लगा सकते हैं, इसलिए जो उपयोग करने वाले हैं वह दूसरे लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, डॉक्टर को भी जानकारी नहीं हो पाती है, अर्थात उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है, अब अगला तरीका आप देखें, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वाल्ट, ठीक है, आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं। तो आप देख रहे हैं कि रबर से बने अतिरिक्त उपाय जो हैं वह हैं आप अलग से डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वाल्ट। यह भी रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास से पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वाल्ट जो हैं यह भी रबर के बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में, ठीक है, सहवास मैथुन से पहले जो है गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं।
ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं गर्भाशय ग्रीवा जो है वो ढक जाती है इनसे, जिससे शुक्राणु जो है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं और गर्भाधान से छुटकारा मिल जाती है। ठीक है, इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कंडोम को जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी वाल्ट को जो है इन्हें दोबारा जो है इसको धो के यूज किया जा सकता है, इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ, ठीक है, इसके साथ जो है इन रोधक साधनों के साथ साथ डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी वाल्ट के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली, फोम, झाग का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधन क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी वाल्ट के साथ साथ इनके साथ जो है शुक्राणुनाशक क्रीम लगाए जाते हैं, जेली, फोम, झाग लगाए जाते हैं, जिससे गर्भ निरोधक क्षमता क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला तरीका देखते हैं। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है अंतःगर्भाशयी युक्ति। तो भारत में जो है काफ़ी लोकप्रिय और प्रभावी जो विधि है उसको कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, IUD का उपयोग है। ठीक है, इन युक्तियों में क्या किया जाता है, ध्यान दें, ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि भारत में जो दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है उसको कहते हैं अंतःगर्भाशयी युक्ति, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, शॉर्ट में कहते हैं IUD। इसका उपयोग कौन करेगा, तो इसको जो है जिनको इस गर्भधान से बचना है उनमें उनके यह यौन में लगाया जाता है, जो डॉक्टरों के द्वारा, अनुभवी नर्सों के द्वारा, ठीक है, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतःगर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध हैं मार्केट में, जैसे कि औषधि रहित IUD। ठीक है, औषधि रहित IUD जैसे लिपेस लूप, तांबा मोचक IUD, जिसका उदाहरण देखें कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, कॉपर टी, तथा हार्मोन मोचक IUD। ठीक है, पोजेस्टार्ट, LNG20 आदि। तो इस तरह देख रहे हैं कि मार्केट में अंतःगर्भाशय युक्ति जो है अलग अलग रूपों में उपलब्ध हैं। जैसे औषधि रहित IUD का उदाहरण आप देखें लिपेस लूप, तांबा मोचक IUD के रूप का उदाहरण देखें कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 370 कॉपर टी, और हार्मोन मोचक IUD का उदाहरण देखें पोजेस्टार्ट, LNG20। यह सब एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक फिगर देखो ध्यान से, कॉपर टी का चित्र बना हुआ है, इसमें जो है तांबे की तार लगी रहती है। ठीक है, यह कॉपर निकलता है इससे और शुक्राणुओं को मारने का काम करता है। तो यह कॉपर टी है जो यौन के मार्ग के द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखें IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण, IUD जो है वह गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन निकलते हैं, कॉपर, ठीक है, Cu, कॉपर आयन निकलते हैं जो शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया, फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। शुक्राणुओं को मरने की क्षमता क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं, भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। तो आप देख रहे हैं कि फैगोसाइटोसिस जो है शुक्राणुओं की बढ़ जाती है और जिसके कारण शुक्राणु की जो मूवमेंट्स हैं, गतिशीलता हैं और उनकी निषेचन जो क्षमता है वह घट जाती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को, जो हार्मोन वाले IUD हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा हार्मोन मोचक IUD जो हैं पोजेस्टार्ट, LNG20, यह कैसे वर्क करेंगे। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हार्मोन्स वाले हैं वह भ्रूण रोपण को रोकते हैं, भ्रूण को रोपण नहीं होने देते हैं, और जो है शुक्राणु, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बना देते हैं, जिससे वह शुक्राणु जो है इंटर नहीं करने पाता। तो यह इन तरीकों से हार्मोन वर्क करते हैं। ठीक है,
जो औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधन की यह विधि व्यापक रूप से प्रचलित है। ठीक है, यह आपने देखा कॉपर टी के बारे में, जो 3 तरह के थे। औषधि रहित आईयूडी थे, जैसे लिपेस लूप, तांबा मोचक आईयूडी थे, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, जो कॉपर आयन निकालते थे, जो शुक्राणु को भक्षण करते थे, उनकी गतिशीलता, उनकी निषेचन क्षमता कम करते थे। इसके अलावा आपने देखा हार्मोन मोचक आईयूडी, पोजेस्टासोर्ट, LNG-20, यह क्या करते हैं, यह जो है भ्रूण के रोपण को रोक देते हैं। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। तो जो औरतें गर्भाशय में देरी चाहती हैं या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं उनके लिए यह जो आईयूडी है यह आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित हैं। अब आप देखें अगला तरीका जो है गर्भ निरोधन का, महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा जो है मुख से खाया जाने वाला गर्भ निरोधक है केवल प्रोजेस्टेरोन की गोलियां अथवा जो है कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह की टिकिया के रूप में ली जाती हैं। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आर्तव चक्र महामारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब महामारी स्टार्ट होती है उसी समय जो है इन गोलियों को स्टार्ट करनी चाहिए, पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है, 21 गोलियां होती हैं। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है इन्हें फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह गोलियां जो है वह महामारी स्टार्ट होने के दौरान जो है ले जाती है और डायरेक्ट 21 दिनों तक इसको आपको गोलियां जो है मुंह के द्वारा लेना है। उसके बाद जो है 21 दिन बाद यह गोलियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इसमें आयरन की गोलियां लगी रहती हैं, उसको आप कंप्लीट रूप से कंप्लीट कर लेंगे, खा लेंगे। उसके बाद फिर जब महामारी स्टार्ट होगी तो फिर इसको खाना शुरू करना है और 21 दिन तक आप लगातार इसको खाते रहेंगे। ये गोलियां तब तक आप खाते रह सकते हैं जब तक आपको गर्भ निरोधन रोकना है। जब आपको गर्भ चाहिए तो उस समय इन गोलियों का सेवन बंद कर देना चाहिए। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती हैं। तो आप देख रहे हैं ये गोलियां कैसे वर्क करती हैं। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित कर देती हैं, अंडे के निकलने के, ठीक है, इसको कम कर देती हैं, रोपण को रोक देती हैं, संदमित कर देती हैं, स्लो कर देती हैं। इसके साथ साथ यह गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती हैं। जो गर्भाशय ग्रीवा का श्लेष्मा है उसके क्वालिटी को भी चेंज कर देती हैं। इन सब के प्रभाव के कारण शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाता है अथवा उनकी गति स्लो हो जाती है। तो शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाता है अथवा उसकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली हैं। ठीक है, और औरत द्वारा यह खूब स्वीकार किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि औरत के द्वारा जो पिल्स हैं, मुंह के द्वारा खाए जाने गोलियां हैं, यह स्वीकार किया जाता है, यह प्रभावशाली होती हैं और इनका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। यह गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं प्रोजेस्टेरोन के रूप में आती हैं अथवा कॉम्बिनेशन के रूप में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के संयोजन के साथ आती हैं। ठीक है, इसी का एक ब्रांड जो है आपको पीछे पढ़ाया गया था जो लखनऊ में CDRI के द्वारा बना गया है, सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है। ठीक है, एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। ठीक है, तो आप सहेली के बारे में पीछे हम बताए थे। तो सहेली गर्भ निरोधक गोली जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। तो आप देख रहे हैं सहेली नामक गोली जो है हफ्ते में केवल एक बार खाई जाती है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। ठीक है, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसके संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यह त्वचा के नीचे जो है
इनको लगाया जा सकता है। अभी तक आपने देखा गोलियों को खाया भी जा सकता है। खाने के अलावा भी एक और तरीका है जिसमें त्वचा के नीचे जो है टीके के रूप में, ठीक है, या तो आप उसका टीका लगवा लें, इंजेक्शन लगवा लें प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, और नहीं तो इनको अपने त्वचा के नीचे जो है इसको इम्प्लांट कराया जाता है, ठीक है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसके संयोजन भी टीके, इंजेक्शन के रूप में या फिर त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो यह फिगर आप देख रहे हैं, इसको त्वचा के नीचे इम्प्लांट किया जा सकता है या फिर इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की बात होती है। जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ वर्क करती हैं उसी तरह यह भी वर्क करती हैं तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। तो यह टेक्निक्स जो है टीके के रूप में या फिर इम्प्लांट्स के रूप में यह काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के, ठीक है, अगला तरीका देखते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही, ठीक है, मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मैथुन या संभोग के 72 घंटे के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के संयोजन का प्रयोग किया जाता है या फिर आईयूडी के उपयोग द्वारा जो है आपातकालीन गर्भ निरोधक किया जाता है, ठीक है। यह बहुत प्रभावशाली होता है। इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित संगर्भता प्रेगनेंसी से बचने के लिए लिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर जो है लापरवाही पूर्वक सेक्स हो चुका हो, ठीक है, मैथुन हो चुका हो, लापरवाही पूर्वक किसी भी गर्भ निरोधक साधन का यूज न किया गया हो, ठीक है, या फिर बलात्कार के समय जो है गर्भ निरोधक का साधन उपयोग न किया गया हो, तो 72 घंटे के अंदर जो है, ठीक है, यह गोलियां खाई जाती हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के रूप में होता है, ठीक है। मार्केट में अनवांटेड 72 के नाम से ये गोलियां उपलब्ध होती हैं या फिर अन्य ब्रांडेड नेम इनके होते हैं, जिसके अंदर जो मेडिसिन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन्स होते हैं, इनको 72 घंटे के भीतर एक गोली को खाना रहता है, जिससे जो है गर्भ निरोधक हो जाता है, गर्भ ठहरने नहीं पाता है। इन्हें बलात्कार या सामान्य असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित संगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। तो यह भी आपने तरीके देखे जो गर्भ निरोधन के साधन थे, ठीक है। यह कोई भी परमानेंट तरीका नहीं था। परमानेंट तरीका के बारे में आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, जिसमें परमानेंट तरीका जो है ऑपरेशन विधियां हैं जिन्हें बंध्याकरण किया जाता है, जो एक परमानेंट तरीका होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को देखते रहें, बुक पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।